बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल की भविष्य की, राजनीतिक भविष्य की। अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब के लोगों की बैठक बुलाई, उसके बाद अभी एक रिएक्शन आया। बीजेपी के विधायक चुन करके अभी आए मनजिंदर सिंह सिरसा, कुछ लोग इनका भी नाम चला रहे हैं कि ये दिल्ली के सीएम हो सकते हैं, एक सिख फेस दिल्ली का चेहरा हो सकता है। बहरहाल इनका पंजाब में इंटरेस्ट बहुत है, मनजिंदर सिंह सिरसा, और एक सिख फेस तो है ही पार्टी का। और ये लगातार जो अपनी पार्टी की तरफ से ये कयासों को हवा दे रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक नहीं है पंजाब के अंदर और सरकार गिर सकती है वगैरह वगैरह। अब इन्होंने आज ही इस मीटिंग के ऊपर एक ताजा बयान इन्होंने दिया है। कल क्या कहा था मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आज वाला बयान सुन लीजिए। कुछ ख्वाब थे जो आंखों में टूट गए, कुछ अरमान थे जो होठों पे रूठ गए। अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी यही हो रहा है। आज वो कपूरथला हाउस में उन्होंने बैठक बुलाई है पंजाब के एमएलओ की। हारे दिल्ली में है बैठक पंजाब के एमएलओ की। क्यों? क्योंकि सपना देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का। अरविंद केजरीवाल जी सत्ता के बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते सत्ता के बिना। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी सत्ता के बिना नहीं रह सकते। उनको लग्जरी में रहने की आदत पड़ गई है। उनको 10 लाख की कमोड पे टॉयलेट सीट पर बैठने की आदत पड़ गई है। उनको 25 लाख पे मखमल के कारपेट पे चलने की आदत पड़ गई है। उनको 80 लाख की जकूजी में बैठकर आराम करने की आदत पड़ गई है। इसलिए वो ख्वाब देख रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहता हूं, ये ख्वाब तुम्हारी आंखों में टूट जाएंगे, अरमान तुम्हारे होंठों पे रूठ जाएंगे। तुम पंजाब की कभी ख्वाब भी मत देखना। पंजाब के लोग गैरतमंद लोग हैं। उन्होंने बड़े बड़ों की अकड़ निकाल दी। अरविंद केजरीवाल जी गलतफहमी मत रहना। अब वो ये साबित करने पे लगे हैं कि भगवंत मान नालायक हैं, करप्ट हैं, उन्होंने करप्शन नहीं रोकी, उन्होंने नशा नहीं रोका। ये सच है, बहुत करप्शन हुई है, ये सच है। पंजाब में बहुत नशा, ये भी सच है कि 1000 रुपया बहन बेटियों को नहीं मिला। लेकिन भगवंत मान को हटाकर अरविंद केजरीवाल बन जाएं, ये सच कभी हो नहीं सकता और ये कभी होने वाला नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ऐसे सपने देखने बंद कर दो। अब बीजेपी और मनजिंदर सिरसा जो है इस खबर को इतनी हवा, या इस अफवाह को इतनी हवा क्यों दे रहे हैं? भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनके पास हम चलते हैं। इस पूरी बैठक पर उन्होंने नजर रखी और हो सकता है उनकी कुछ लोगों से बात भी हुई हो जो अंदर मौजूद थे। भास्कर, मुझे जितना याद आ रहा है ये सब कुछ शुरू हुआ जब जो पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं अमन अरोड़ा, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि ये क्यों जरूरी है कि कोई जाट सिख ही पंजाब का मुख्यमंत्री बने, कोई और भी पंजाब का मुख्यमंत्री बन सकता है। उसके बाद केजरीवाल साहब का चुनाव हार गया, उनका हारना हुआ। उसके बाद उन्होंने ये बैठक बुला ली। अब बीजेपी बार बार कह रही है, अब बीजेपी अचानक भगवंत मान की साइड हो गई है कि भगवंत मान को हटाने के बारे में मत सोचना केजरीवाल जी, आप ख्वाब मत पालो पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के। कुछ दम है इस थ्योरी में? देखिए सौरभ, आप सही कह रहे हैं कि अमन अरोड़ा के कहने के बाद से इस मामले को तूल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने इसको अच्छी तरह से भुनाया। लेकिन ये एक सच्चाई है कि दिल्ली चुनाव से पहले ऐसी चर्चा थी कि पंजाब में जिस तरह से नाराजगी है पार्टी के प्रति और लोकसभा चुनाव में जैसा प्रदर्शन पार्टी ने किया है, उसके आधार पर यह माना जा रहा था कि पंजाब सरकार में नेतृत्व परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन दिल्ली में जो चुनाव परिणाम आया है उसके बाद वो अब प्रैक्टिकली संभव नहीं है, उस पर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं हो सकती। ये भी लगभग तय मान के चलिए। अब रही क्यों, बात, ऐसा आज क्यों की मीटिंग क्यों बुलाई गई, ऐसा क्यों भास्कर आप मानते हैं कि अब ये बात नहीं हो सकती? अब ये बात इसलिए नहीं हो सकती कि जो सेंट्रल लीडरशिप है वो खुद कमजोर हो चुकी है। दिल्ली में बुरी तरह से सेंट्रल लीडरशिप चुनाव हारी है। अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हारे हैं, जितने बड़े नाम थे संगठन के वो लोग चुनाव हारे हैं। उसके बाद किसी के पास वो मॉरल अथॉरिटी नहीं होगी कि पंजाब सरकार को ये कहे कि भगवंत मान अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको हटा दिया जाए। ये एक सच्चाई है जो कि ना तो पार्टी बोलेगी ना कोई लीडर बोलेंगे। रही बात इसकी कि क्या वजह और है, एक वजह और है कि पंजाब में जट सिख मुख्यमंत्री होगा, ये पहले से ही पार्टी ने तय किया था और उसके अलावा किसी को स्वीकार नहीं करेगी वहां की जनता इतनी आसानी से। ये बात पार्टी को अच्छी तरह से पता है। और ऐसे में जब पार्टी कमजोर स्थिति में है तो कोई और एक नया प्रयोग करके एक मुसीबत मोल लेना कम से कम आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती। भास्कर, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो बीजेपी जो खबर जो है चाहती है ज्यादा चले, उसकी सच्चाई जो है वो आपको भास्कर ने बताई सर। लेकिन पंजाब में अचानक से हलचल मच गई है बहुत ज्यादा, कांग्रेस एक्टिव हो गई, उसको चांस दिख रहा है। बीजेपी का वहां है कुछ नहीं, लेकिन यहीं से जो है कि नहीं केजरीवाल जी बनना चाहते हैं। केजरीवाल जी वाकई किसी मुसीबत में है क्या पंजाब में? केजरीवाल जी
एक तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे पंजाब के किसी भी हाल में, मुझे तो नहीं लगता। हालांकि राजनीति में कुछ भी किसी भी हाल में 100% कहना तो नहीं, लेकिन फिर भी संभावना नहीं है। और वो ये जो सारी एक्सरसाइज हुई है वो यही दिखाने के लिए हुई है कि वही नेता है आज भी। ओके। आम आदमी पार्टी के इकलौते नेता जो हैं वो अरविंद केजरीवाल साहब है। इसलिए दिल्ली में बैठक बुला के सारे विधायकों के सामने ये बात की गई। इस चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ये भी करना पड़ रहा है, तो मतलब उन्हें कुछ तो डर होगा ना कि कोई मेरी अथॉरिटी चैलेंज कर सकता है। नहीं, डर नहीं होता, हल्के में ले सकता डर नहीं होता, लेकिन एक रिजल्ट आता है, क्योंकि पॉलिटिक्स तो इलेक्टोरल डिफीट से बहुत असर डलता है ना उस पर, तो उसको दिखाने के लिए भी है। ऐसा मत सोचिए कि आम आदमी पार्टी में कोई अरविंद केजरीवाल को चैलेंज कर देगा। आज की तारीख में कोई चैलेंज करने वाला वहां पर नहीं है, और भगवंत मान भी नहीं है। भगवंत मान के लिए फायदा ये हो गया है कि अब वो थोड़ा सा ज्यादा स्थिर तरीके से, ज्यादा सशक्त तरीके से काम कर पाएंगे। भगवंत मान जी, भगवंत मान। बाकी बार बार ये चर्चा चलती थी कि दिल्ली से बहुत नजर रखी जाती है, अब भी रखी जाती है, वो बिल्कुल ठीक बात है। अब भी रखी जाती है, लगा के रखते हैं, अब भी उनके सहयोगी जो है वहां पर नजर लगा रखे हुए हैं। वो ठीक बात है कि वो काम चल रखे हुए हैं, नजर लगाया भी नहीं, नजर रखे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि अब ये काम कर लिया, पहले दिल्ली की बैठक करनी चाहिए, और ये जो है एमसीडी उसको बचाने की एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए अरविंद केजरीवाल साहब में। अप्रैल में होने हैं मेयर का, हर साल मेयर चुना जाता है अप्रैल, इस बार आम आदमी पार्टी का मेयर है, अप्रैल में दोबारा मेयर चुना जाएगा। संख्या में आपको बताता हूं, समीर जी आप ही के पास आ रहा हूं मैं, क्योंकि दिल्ली के बाद अब दिल्ली के चुनाव के बाद मेयर पर नजर है। देखिए आम आदमी पार्टी के पास इस वक्त 122 नंबर है, 118 पार्षद, 3 राज्यसभा सांसद, 1 मनोनीत विधायक। बीजेपी का नंबर है 132, 113, 7, 112 पार्षद, 7 लोकसभा सांसद, 13 नॉमिनेटेड, 14 है शायद, 14 हाँ, तो 101 आप बना देगी और 13 ये 13 ये, हाँ। तो 122 और 132 का खेल है। अच्छा, कांग्रेस के 8 हैं। अब 8, वैसे कांग्रेस वहां चली भी जाए तो कुछ नहीं होता, तब भी 130 और 132 होता है भाजपा के फेवर में। लेकिन अब जिस तरीके का चुनाव हुआ है उसके बाद कांग्रेस ऑफर करेगी उनको सपोर्ट, इसकी कोई गुंजाइश है नहीं। तो मतलब एमसीडी चुनाव जीतने के बाद भी इस बार मेयर भाजपा का हो सकता है दिल्ली में। चंडीगढ़ में मेयर इन्होंने बना ही लिया अपना। बिल्कुल, उसकी पूरी संभावना, और भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो दिल्ली नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी का मेयर बने। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पिछले चुनाव में भी एक कड़ी चुनौती बीजेपी ने पेश की थी, यह तय है। अब देखिए आम आदमी पार्टी के तो कई पार्षद अब विधायक बन चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के शायद 2 या 3 पार्षद विधायक बन गए हैं। हाँ। अब सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस के पास है कि अपने विधायकों को, अपने पार्षदों को कैसे बचा के रखे, और आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। खबर यह भी आ रही है कि 7 से 8 पार्षद कल या परसों में ही भारतीय जनता पार्टी के पास वो पाला बदल सकते हैं। खबर तो मैंने जो पढ़ी वो ये थी कि बहुत इंटरेस्टिंग, कि ये बहुत सारे पार्षद बीजेपी के साथ आना चाहते थे चुनाव से पहले ही, लेकिन बीजेपी चाहती थी कि एमसीडी की भी एंटी इनकम्बेंसी जितना इनके सर पड़े वो पड़े। बिल्कुल, लेकिन अब बहुत आ जाएंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि 7 से 8 पार्षद, और वैसे भी वहां एंटी डिफेक्शन का कोई सिस्टम लागू होता नहीं है कॉर्पोरेशन के अंदर, तो मुझे लग रहा है बहुत आसान है। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का हार हुई है, तो पार्षदों को भी समझ में आ रहा है कि भाई हमारा सबसे बड़ा नेता अगर चुनाव हार जाता है, इतनी एंटी इनकम्बेंसी अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, तो आने वाले कॉर्पोरेशन में हमारी हार निश्चित है। तो मुझे लग रहा है कि वो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखेंगे, और यह तय है कि एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पास आम आदमी पार्टी के पार्षदों का टूट कर जाएगा, और यह लगभग है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर अगले चुनाव में बना लेगी। अच्छा, अब दिल्ली के चुनाव के बाद लोग अलग अलग तरीके की समीक्षा कर रहे हैं, तो एक समीक्षा यह भी हो रही है कि भाई दिल्ली के चुनाव में मुसलमानों ने जो रुख लिया उससे उसका असर क्या हुआ। एक मुश्त वोट जो है उनका 70% से ज्यादा आम आदमी पार्टी को मिला है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत गई। अब लोग तो ये मानते हैं ना कि मुसलमान जो है वो जहां भी हो वोट वो इसी नियत से करता है कि मुझे बीजेपी को हराना है, लेकिन बीजेपी इसके बावजूद हार नहीं रही। कम से कम पिछले 3 इलेक्शन आप देखिए, हरियाणा, महाराष्ट्र और अब उसके बाद दिल्ली भी हो गया। इस पर एक रिएक्शन आया है, महमूद मदनी जमीयत उलमा हिंद के महासचिव हैं शायद, इनका क्या कहना है दिल्ली चुनाव के नतीजों पर, आप सुनिए। मुसलमानों को हौसला रखना चाहिए, हालात मर्जी के मुताबिक हों तो नाचने की जरूरत नहीं, मर्जी के खिलाफ हो जाएं तो अफसरदा होकर लेट जाने की जरूरत नहीं। हवाओं का रुख बदलेगी, तूफान, पहाड़, दरिया हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। नामर्जी के हालात यकीनन हैं, पर हमें इस बात का यकीन है
सही फैसले, दानिशमंदाना तवील मुद्दती पॉलिसी, जहद मुसलसल हालात को तब्दील करेगी। नाम तो देवबंद का भी बदल रहे थे, बदल भी दें, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, मुश्किलात तो ही हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि चाहे मरकज की सरकार हो, चाहे सूबों की सरकार हो, इंसाफ, बराबरी, इज्जत, तशख्खुस और इम्तियाज सब अक़वाम का बाकी रहना चाहिए। बराबरी के हुकूक रहने चाहिए। किसी कौम की सुप्रीमेसी डेवलप करी जाए, ये कोशिश हमको मंजूर नहीं है। अब मदनी साहब ने जो बयान दिया ना, ऐसे ही बयानों के बाद जो है ये बार बार परसेप्शन मजबूत होता है कि मुसलमान बीजेपी के दुश्मन है, मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं। उन्होंने खुद ही कहा हौसला रखिए। ऐसा क्या हो गया दिल्ली के चुनाव में जो मुसलमानों को हौसला रखना चाहिए? किसी भी आम वोटर की तरह उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी को वोट किया होगा, कोई जीता होगा, कोई हारा होगा, लेकिन उनका इस तरीके से इसको पेश करना कि बीजेपी की सरकार आ गई, ओहो पता नहीं अब तुम्हारे साथ क्या होगा, हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या जरूरत है इसकी हर्षवर्धन जी? अब ये मेरी राय है। कमाल की बात यह है कि मदनी साहब भी हौसला रख नहीं पा रहे हैं। इस तरह से वो बोलते नहीं आमतौर पर, इतना बचा के, इतना बच के। अरे भाई, देश में लोकतंत्र है, देश में संविधान काम करता है, किसी को कहीं कोई मुश्किल नहीं। लेकिन ये मदनी साहब जैसे लोग हैं और केजरीवाल जैसे जो नेता हैं, वो चाहते हैं कि मुसलमान डरा रहे। अच्छा, डर के आप भाजपा के खिलाफ करके जो कुछ आपने करना था वो करके देख लिया। मेरा ये मानना है कि जब तक आप बराबरी का भाव लेकर नहीं आएंगे तब तक ये सब ठीक होने वाला नहीं। तब तक ऐसे ही किसी चुनाव में आपको लगेगा कि अरे हमने तो जंग फतेह कर ली, हम तो जीत गए, किसी में लगेगा कि अरे हमारी तो लुटिया ही डूब गई, हम तो सब लूट गए। तो ये दोनों ही स्थितियां मुसलमानों के लिए अच्छी नहीं। आपने हराने के लिए हर कुछ किया, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जीती। अब आप क्या करना चाहते हैं? एक तरीका यह है कि उसको लेकर आप अपने मन में खलिश रखें, आप एकदम से जिसको कहते हैं कि कुछ अभियान चलाएं, कुछ ऐसा काम करें जो कहीं देश विरोध की हद तक चला जाए, और फिर या तो ये काम करें कि देश चल रहा है उसमें आपकी अपनी भूमिका जैसे किसी दूसरे व्यक्ति की है, नागरिक की है, वैसे ही आपकी भूमिका रहे, और आप न तो किसी नेता की उस लिहाज से सुने, न अपने इन मदनी साहब जैसे लोगों की सुने, क्योंकि इस देश में कानून के दायरे से बाहर कुछ भी किसी के साथ नहीं हो रहा है। मैं ये कहता हूं, आप देखिए इस चुनाव में भी बीजेपी को 46 वोटेवर जो वोट मिला होगा, भाई 54% वोट जो है वो भी बीजेपी को खिलाफ ही गया ना, या बीजेपी को नहीं मिला। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस को वोट किया होगा या किसी और को वोट किया होगा। उनकी तरफ से कभी आपने ऐसे कोई बयान सुना कि ओहो हो बड़ा बुरा हो गया, बीजेपी आ गई, अब क्या होगा, हमारा हौसला रखना चाहिए? आप मुसलमानों को एक ग्रुप बना करके उनको ये जिम्मेदारी क्यों दे देते हो कि तुम्हें बीजेपी को हराना है, तुम्हें बीजेपी के खिलाफ वोट करना है? देखिए, इस तरह के बयान या इस तरह की भावना बीजेपी को और मजबूत करती है। बिल्कुल, क्योंकि जब अगर मुसलमान इस देश के तमाम आम नागरिकों की तरह वो भी हैं, वो भी वोट करते हैं, और इस बार तो शायद सर्वे में 4-5% मुसलमानों ने बीजेपी को ही वोट किया है, CSDS के सर्वे के हिसाब से जो भी आया है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि भाई बीजेपी भी दूसरी पार्टियों की तरह पार्टी है। ये सही है। देखिए, एक माइनॉरिटी का एक सिंड्रोम होता है। माइनॉरिटी हमेशा जो है उसकी अपनी पसंदगी नापसंदगी होती है हर जगह। जैसे उदाहरण के लिए बांग्लादेश के हिंदू हमेशा अवामी लीग को वोट करते थे, ज़्यादातर BNP को नहीं करते थे। यही वजह है कि जब वहाँ अवामी लीग की सरकार गई तो सारा गुस्सा हिंदुओं पर टूटा। तो ये माइनॉरिटी सिंड्रोम होता है। उस माइनॉरिटी सिंड्रोम भारत के मुसलमान भी हैं। लेकिन मदनी साहब जैसे लोगों की जिम्मेदारी, मुझे मदनी साहब से उम्मीद इसलिए थी कि मदनी साहब वो हैं जिन्होंने जनरल मुशर्रफ को बहुत करारा जवाब दिया था दिल्ली में जब वो आए थे। बहुत पुरानी बात हो गई सर। नहीं, लेकिन कम से कम हिम्मत से दिया था, जवाब दिया था। इसलिए मुझे इनसे उम्मीद थी कि कम से कम वो ये तो कहेंगे। लेकिन अब वो हौसले की बात कर रहे हैं। भाई, उनको ये कहना चाहिए कि ठीक है, बीजेपी की सरकार तो केंद्र में पिछले 11 साल से है, 11 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो कौन सा मतलब जो है ऐसा कोई घोषणा हुई हो जिससे हिंदुस्तान के मुसलमानों। सर, मैं कह रहा हूं आप रिलीजियस बॉडी हो, आपको इतना पॉलिटिकल मामलों में घुसना क्यों है? नहीं, वो देखिए, जमीयत उलेमा हिंद क्यों है, क्यों बना है? नहीं, देखिए, इसमें तो फिर पॉलिटिकल साधु संत हमारे जब चुनाव लड़ रहे हैं, मैं बोलता हूं नहीं, उनको ये अपीलें जाली करना या नहीं, तो जब रिलीजियस लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं, रिलीजियस लोग MP बन रहे हैं, तो वो भी रिलीजियस लोग पॉलिटिकल, थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? चले आके चुनाव लड़े तो कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक